दोस्तों, एशिया के नक्शे पर आज एक ऐसा ऐतिहासिक धमाका हुआ है जिसकी गूंज ग्रेट हॉल ऑफ पीपल से लेकर के रावलपिंडी के GHQI तक साफ सुनाई दे रही है। पिछले 70 सालों में भारत के माथे पर सुरक्षा को लेकर के जो कड़ी चिंता बनकर के उभरी हुई एक लकीर है, उसने आज ढाका से आए एक बयान के बाद से भारत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में बदलने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से भी जानती है। भारत की वह कमजोर गर्दन का हिस्सा जिसका सपना चीन दशकों से देख रहा है और पिछले कुछ एक दिनों के बाद से बांग्लादेश के पूर्व पीएम, अब यही कहा जा सकता है, मोहम्मद यूनुस को, जिनके तनाव और भारत के ऊपर लगातार दबाव और चीन के साथ बढ़ते सहयोग के चलते भारत को इस चिकन नेक की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आज इसी गर्दन को सुरक्षा की एक अभेद ढाल मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां, बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ लेते ही वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भारत ने शायद नहीं की थी। शेख हसीना के दौर से लेकर के अब तक के दौर में भारत को लेकर के चिकन नेक सबसे बड़ा अहम हिस्सा वो रहा है जो भारत के लिए सबसे ज्यादा कीमती लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता रहा है। पूरी दुनिया की नजरें चाहे पाक हो या चीन हो, लेकिन जब भी बात दबाव की आती थी तो चीन की नजरें भारत के इसी चिकन नेक पर सबसे पहले टिक जाती थी। लेकिन अब चीन का पूरा प्लान सिर्फ तारिक रहमान के एक ऐलान और संसद के उनके हुई मीट के बाद बहुत तेजी से बदल चुका है। बांग्लादेश के अंदर जैसे ही सत्ता का बदलाव हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश का झुकाव दिन ब दिन भारत की तरफ बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तारिक रहमान ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जमीन देने को तैयार है ताकि भारत के चिकन नेक, जिसकी अभी चौड़ाई 22 किलोमीटर है, उसे बढ़ा करके 60 किलोमीटर चौड़ा किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जो बीएनपी कभी भारत विरोधी मानी जाती थी, उसने अचानक से ऐसा यू टर्न क्यों लिया है? इसके पीछे एस जयशंकर की क्या वो मुलाकात वजह बताई जा रही है जो इससे हाल फिलहाल में की गई थी, या फिर इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा दबाव काम कर रहा है जिसके चलते अब बांग्लादेश को भारत के आगे झुकने पर मजबूर होना पड़ा है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर के एक बड़ा बयान जारी तो किया ही गया है, साथ ही तारिक रहमान ने पद पर आते ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे पहले फोन करके इस बात की जानकारी दी है। और अब यह मामला सिर्फ उनके वक्तव्यों तक या फिर प्रेस ब्रीफ तक नहीं रह गया, बल्कि इस वक्त जो खबर आ रही है यह बांग्लादेश की संसद से सीधे सामने आ रही है, जहां पर इस मामले को लेकर के भारत के साथ कंट्रोवर्सी और लगातार तनाव और दबाव को खत्म करने को लेकर के यह बहुत बड़ा बिल बांग्लादेश के सदन में उठा है। और यह इस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिसकी उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, अभी अभी ढाका से आई खबर ने उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया है। और इस खबर ने बीजिंग के रातों की नींद उड़ा दी है और इस्लामाबाद में इस वक्त हालात मातम जैसे छाते हुए साफ दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ है इस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तरफ से, और इस कैबिनेट मीट में जो फैसला लिया गया है उसके अंदर क्या कहा गया है जो कि भारत को एक बड़ा सुरक्षा कवच देने की पूरी रणनीतिक गलियारा देने का फैसला किया गया है, वो सब कुछ समझेंगे। और इसके पीछे भारत की वह कौन सी नीति सबसे बहुत अहम काम करी है जिसने इस पूरे मामले को भारत की तरफ झुकाने का काम किया है, और भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिससे इस वक्त बांग्लादेश भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, वो भी समझेंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत के नॉर्थ ईस्ट को चीन के चंगुल से बचाने का एक वो मास्टर प्लान है जिसको लेकर के भारत लंबे समय से तैयारी कर रहा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम यह सब कुछ समझेंगे कि आखिरकार तारिक रहमान ने इतना बड़ा जोखिम लिया क्यों है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आखिरकार
क्या फैसला अब सामने आ चुका है। दोस्तों, अमेरिका और चीन इस फैसले के बाद से भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल भी बन चुका है। एक एक शब्द को ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि अब यह कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए एक बहुत सकरा रास्ता है, पश्चिमी बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। अगर कल चीन के साथ इस पर युद्ध छिड़ता है तो चीन को बस अपनी चुंबी वैली से महज 50 किलोमीटर तक नीचे उतरना होगा और चीनी पीएलआई इसे 20 किलोमीटर के पैच को ब्लॉक करके भारत के 8 राज्यों, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, उन 8 राज्यों को पूरी तरीके से कट करते हुए इसे अलग कर सकती हैं। वह तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियां ना रसद मिल पाएगा और ना ही हथियार और ना ही पीछे से उन्हें कोई मदद मुहैया कराई जा सकेगी। इसे सिलीगुड़ी गैप भी कहा जाता है। सालों से भारतीय रक्षा मंत्रालय के गलियारों में यह चर्चा के विषय रहा है कि अगर चिकन नेक कट गया तो क्या होगा। भारत ने डोकलाम में अपनी जान की बाजी इसीलिए लगाई ताकि चीन इस कॉरिडोर के और करीब ना आ सके, लेकिन भूगोल को बदला नहीं जा सकता जब तक कि बांग्लादेश ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के चुनाव में नतीजे सामने आए हैं। अवामी लीग की जगह बीएनपी की सत्ता सामने आ रही है और इससे पहले लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं के अत्याचार के लिए जिम्मेदार थी, बल्कि भारत को कही जा रही उनके तरफ से हर एक बात सीधे भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को निशाना बना रही थी। आपको पता होगा, मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ तनाव के बीच सीधे चीन को चिकन नेक के अंदर तक लाने की भारत को धमकी दी थी। मोहम्मद यूनुस ने यह कहा था कि जल्द ही भारत को अपने सेवन सिस्टर्स और अपने 8 पूर्वोत्तर राज्यों से हाथ धोना पड़ेगा और बांग्लादेश इसकी तैयारी कर रहा है। अभी जाते जाते भी मोहम्मद यूनुस ने यही कहा कि भारत को चिकन नेक जल्द ही गंवाना पड़ेगा और अगर भारत हमारा साथ या हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो हम भारत के चिकन नेक को काट देंगे। और यह बात आज नहीं बल्कि कई बार कही गई और यह सब कुछ चीन की गोद में बैठ करके मोहम्मद यूनुस से कर रहे थे। लेकिन अब कूटनीतिक हलतों में बात पलट चुकी है। सबको लग रहा था कि तारिक रहमान पाक और चीन की तरफ झुकेंगे, लेकिन कूटनीति में जो दिखता है असल में वो होता नहीं। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ढाका के आवास में एक गुप्त कैबिनेट बैठक हुई। दरअसल यह कैबिनेट बैठक कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी, बल्कि इसके अंदर न सिर्फ तारिक रहमान से जुड़ी पार्टी के लोग थे, बल्कि बांग्लादेश के डिफेंस प्रोजेक्ट से और बांग्लादेश की अपनी संप्रभुता से जुड़े तमाम लोगों की यह बैठक थी। इस बैठक का एजेंडा एक आर्थिक संप्रभुता और क्षेत्रीय संतुलन को मेंटेन करना था। तारिक रहमान जानते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा रही है। उन्होंने भारत के साथ दुश्मनी पालकर एक और श्रीलंका नहीं बनाना था। इस मीटिंग में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बांग्लादेश ने भारत को एक डेडिकेटेड लैंड कॉरिडोर देने का प्रस्ताव रखा है और यह सब कुछ बांग्लादेश के अंदर तब तक चलता रहा। इस मीटिंग में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बांग्लादेश ने भारत को एक डेडिकेटेड लैंड कॉरिडोर देने का प्रस्ताव रखा। यह कॉरिडोर बांग्लादेश के पंचगढ़ और रंगपुर जिले से होकर के गुजरेगा, जो भारत के सिलीगुड़ी के ठीक नीचे स्थित है। यह 60 किलोमीटर का जमीन भारत को एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी अब अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना भी बनाएगा तो भारत के पास बांग्लादेश की जमीन से होकर के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का एक सुरक्षित और चौड़ा रास्ता होगा। दरअसल आपको लग रहा होगा कि आखिर ये अचानक से आते ही क्या हो रहा है, लेकिन असल में इसकी नींव रखी गई थी शेख हसीना के अंतिम समय के कुछ सालों पहले। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार जब बांग्लादेश में बनी थी, तभी बांग्लादेश के अंदर से भारत को एक डेडिकेटेड कॉरिडोर देने का फैसला किया गया था और इस पर काम तेजी से चल भी रहा था। लेकिन उसी बीच शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच करके उन्हें सत्ता से निर्वासित करके उन्हें हटा दिया गया और इसके बाद से मोहम्मद यूनुस की सरकार में क्या हुआ उस बात का जिक्र करने की जरूरत तो नहीं है। पूरी दुनिया ने साफ देखा है कि हुआ क्या है। लेकिन अब जैसे यहां पर सत्ता पलट हुई है, एक बार फिर से वही कॉरिडोर चर्चा में आ चुका है। भारत के पास बांग्लादेश की जमीन से होकर के नॉर्थ ईस्ट पहुंचने का सुरक्षित चौड़ा रास्ता यही बनता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली ड्रामा शुरू हुआ है। इस फैसले के बाद दरअसल दुनिया भर के देशों की नजरें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर एक बार फिर टिकी हुई हैं।
अब तक जो पाक ये मान रहा था कि उसके प्रभाव में और बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही पाक का दबदबा बढ़ जाएगा और पाक आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम देने के लिए और भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कॉरिडोर को काटने के लिए इस पूरे के पूरे रूट मैप का इस्तेमाल कर सकेगा, वो यहां से पूरी तरीके से सपना चूर होता दिखाई दे रहा है। दरअसल इस फैसले के बाद से बीजिंग तक में हड़कंप मच चुका है। चीन पिछले 10 सालों से अधिक बांग्लादेश के ऊपर पानी की तरह अपना पैसा खर्चा कर रहा है, जिसमें चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का प्लान था कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से कर्ज के जाल में फंसा दे, जैसे उसने पाक और श्रीलंका के साथ करने की कोशिश की थी। वही हाल वह एक बार फिर बांग्लादेश के साथ कर रहा था। भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से बांग्लादेश चीन को देने को मोहताज हो जाएगा, क्योंकि चीन इस तरीके से उसे इतना कर्ज दे देगा कि बांग्लादेश चाहकर भी उसकी खिलाफत नहीं कर सकेगा। और यही प्लान बांग्लादेश के ऊपर चीन लगातार चला भी रहा था। बंदरगाह, पद्मा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश के चीन ने भारी निवेश किया था, लेकिन तारिक रहमान के इस फैसले ने चीन के अरबों डॉलर की इस पूरे के पूरे बने बनाए नींव पर पानी फेर दिया है। चीन को अब डर यह है कि अगर भारत और बांग्लादेश इतने करीब आ चुके हैं तो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन का जो आने वाला दबदबा था, जिसके चलते चीन ये सोच रहा था कि वह भारत को दबाव का रास्ता इख्तियार करते हुए बांग्लादेश को अपने पक्ष में खड़ा करके पाक और बांग्लादेश के रास्ते भारत को दबाव पर ला देगा, वह पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है, जो कूटनीतिक भाषा में सीधी धमकी कही जा सकती है। चीन ने संकेत दिए हैं कि वह बांग्लादेश पर अपने कर्ज वापसी के लिए दबाव बना सकेगा, लेकिन इस वक्त तारिक रहमान ने आखिरकार भारत को क्यों चुना, यह एक बड़ा सवाल था, जो शुरुआत से ही अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि आखिरकार बांग्लादेश ने ऐसा क्यों चुना। इसके पीछे वजह है भारत के साथ बांग्लादेश के लैंड डिस्प्यूट आज के नहीं है, बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन इन्हें डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए भारत ने पहले ही प्रोफार्म तैयार किया था, जिसे शेख हसीना के टाइम पर इंप्लीमेंट किया ही जाने वाला था, लेकिन तत्काल रूप से उनकी सरकार जाने के बाद मामला बिल्कुल उलट हो गया। दरअसल बांग्लादेश के अब तारिक रहमान ये चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करे और भारत अपने पोर्ट को बांग्लादेश के लिए वापस से खोल दे, जिसे भारत ने आज से कई समय पहले बंद कर दिया है, ताकि बांग्लादेश का टेक्सटाइल और बांग्लादेश का जूट व्यवसाय पूरी तरीके से भारत के इन पोर्टों का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बांग्लादेश के अंदर कई सारे पावर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, और ये वो पावर प्रोजेक्ट हैं जो बांग्लादेश की असल में नींव हैं, और ये नींव पूरी तरीके से ऊर्जा पर आधारित है। और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर चल रही बिजली की हर एक नींव के पीछे जिम्मेदार भारत है, यानी कि अगर भारत चाहे तो एक पल के अंदर बांग्लादेश के पावर प्रोजेक्ट को छोड़ करके बांग्लादेश को 10 साल तक पीछे खींच सकता है। और यही वजह अब तारिक रहमान को बेहतर समझ आ चुकी है, क्योंकि अगर भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखे गए तो बांग्लादेश को कर्ज के जाल से बचाया जा सकता है, उस कर्ज के जाल से जिसमें चीन उसे लगातार फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वही भारत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की गई तो इसी कर्ज के जाल में बांग्लादेश और भी ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाएगा। और यही वजह है कि तारिक रहमान ने भारत के साथ इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अपनी कैबिनेट के बीच बैठ करके यह सबसे बड़ा फैसला इस वक्त सुना दिया है। और यही वजह इस वक्त पूरी दुनिया भर में साफ होती नजर आ रही है। जरा रुकिए और एक बार यह सोचिए कि हमारी सीमाओं पर तैनात उस जवान के बारे में जो 0 डिग्री से नीचे तापमान के लिए सिर्फ इसलिए खड़ा है ताकि हम और हमारे घर के लोग चैन की नींद सो सके। यह 60 किलोमीटर जमीन हमारे लिए सिर्फ एक खबर हो सकती है, लेकिन उन सैनिकों के लिए यह जिंदगी और उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ताकतवर निर्णय होगा, जिसे अब भारत की तरफ से पूरी तरीके से खड़ा किया जा रहा है।
पूरी ताकत एलओसी और एलएसी पर लगा पाएगा और भारत इस्लामाबाद के मीडिया में इसे उम्माह के साथ गद्दारी साफ कहा जा सकेगा, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर अब तक पाक की तरफ से उठाए गए जो भी कदम हैं उन्हें भारत ने बेनकाब भी कर दिया है। यहां तक कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के भी तारिक रहमान ने भारत के पीएम मोदी से अपने पद पर आसीन होने के साथ ही बातचीत की और बातचीत के जरिए भारत की नाराजगी को दूर करने का भी इस वक्त प्रयास किया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके आगे जो आप सुने जा रहे हैं वो बात और भी ज्यादा आपको चौंका देने वाली है। मात्र सप्लाई लाइन हमेशा जोखिम में रहती है। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या सुरक्षा संकट के कारण बाधित हो जाता है तो तत्काल विकल्प की आवश्यकता होती है। भारत ने वायुसेना के एयरलिफ्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के जलमार्ग और पूर्वी तट के समुद्री रूट जैसे विकल्प विकसित किए हैं, लेकिन भारी सैन्य उपकरण, टैंक, तोपखाना और बड़े पैमाने पर रसद के लिए स्थलीय मार्ग सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इसीलिए हिलीतुरा जैसे प्रस्ताव को केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक बैकअप के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी राज्यों की औद्योगिक क्षमता लंबे समय तक परिवहन लागत के कारण सीमित रही है। यदि बांग्लादेश के माध्यम से छोटा और सीधा मार्ग मिलता है तो कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाहों से माल की ढुलाई सस्ती और तेज हो सकती है। इससे त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिल सकती है। बांग्लादेश स्वयं भी ट्रांजिट शुल्क, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग से राजस्व कमा सकता है। इस प्रकार यह व्यवस्था एक तरफा नहीं बल्कि पारस्परिक लाभ पर आधारित हो सकती है। रणनीतिक संतुलन के स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि चीन ने पिछले दशक में दक्षिण एशिया में बंदरगाह, सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति मजबूत की है। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा और बांग्लादेश में चिटगांव सहित कई परियोजनाओं में चीनी निवेश है। हालांकि हर परियोजना का उद्देश्य सैन्य नहीं होता, लेकिन सुरक्षा विश्लेषक किसी भी बड़े अवसंरचना निवेश को संभावित रणनीतिक प्रभाव के साथ देखते हैं। ऐसे में यदि भारत और बांग्लादेश मिलकर बहुमार्गीय संपर्क ढांचा तैयार करते हैं तो यह क्षेत्रीय संतुलन में नई परत जोड़ सकता है। कूटनीतिक दृष्टि से यह पहल विश्वास निर्माण का संकेत होगी। भारत और बांग्लादेश ने पहले भी जटिल मुद्दों का समाधान किया है, जैसे भूमि सीमा समझौता, सीमा प्रबंधन सहयोग और ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी। यदि ट्रांजिट और सामरिक गहराई पर औपचारिक सहमति बनती है तो यह दोनों देशों के बीच भरोसे के उच्च स्तर को दर्शाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि किसी भी समझौते के लिए बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक सहमति आवश्यक होगी। घरेलू विपक्ष, संप्रभुता के प्रश्न और जनमत ऐसे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा ढांचे की बात करें तो संभावित मॉडल संयुक्त समन्वय तंत्र पर आधारित हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई देश दूसरे की भूमि पर नियंत्रण स्थापित करेगा, बल्कि यह तय नियमों, समयबद्ध अनुमति और पारदर्शी निगरानी के तहत लॉजिस्टिक आवाजाही का ढांचा हो सकता है। सीमा सुरक्षा बलों के बीच संचार, इंटेलिजेंस साझेदारी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपाय इसमें शामिल हो सकते हैं। आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल सैनिक तैनाती पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि तकनीकी निगरानी, डेटा विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर आधारित होता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल सैनिक साझेदारी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपाय इसमें शामिल हो सकते हैं। आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल सैनिक तैनाती पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि तकनीकी निगरानी, डेटा विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर आधारित होता है। आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल 2 पारिभाषिक तारों के बाद देख सकते हैं और साझेदारी के सभी प्रतिक्रिया कर रहेंगे। यदि प्रभावी चौड़ाई और वैकल्पिक मार्ग दोनों सक्रिय होते हैं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की एकमात्र निर्भरता की धारणा कमजोर होगी। यह परिवर्तन मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी के लिए दबाव और एक तरह से अति सभी को बड़ा पर सवाल के लिए की रणनीति तब कारगर होती है जब लक्ष्य के पास सीमित विकल्प हो। विकल्प बढ़ने का अर्थ है जोखिम का विभाजन। विशेषज्ञ यह भी इंगित करते हैं कि उत्तर पूर्व में स्थिरता केवल सैन्य सुरक्षा से नहीं आएगी। आर्थिक एकीकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विस्तार दीर्घकालिक शांति के कारक हैं। यदि नई कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय व्यापार बढ़ता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे सामाजिक असंतोष कम हो सकता है। हालांकि अभी तक इन प्रस्तावों पर आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है। अधिकांश जानकारी कूटनीतिक संकेतों और रणनीतिक विश्लेषणों पर आधारित है। अंतिम निर्णय द्विपक्षीय वार्ता, तकनीकी सर्वेक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही सामने आएगा। यह भी संभव है कि समझौता चरणबद्ध तरीके से लागू हो, पहले व्यापारिक ट्रांजिट, फिर सीमित सामरिक उपयोग और अंततः पूर्ण लॉजिस्टिक एकीकरण। निष्कर्ष स्पष्ट है,
यदि हिलीतुरा जैसा वैकल्पिक मार्ग सक्रिय होता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अतिरिक्त सामरिक गहराई मिलती है तो उत्तर पूर्व की सुरक्षा संरचना बहुस्तरीय हो जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक भूभाग का विस्तार नहीं बल्कि रणनीतिक सोच का पुनर्संतुलन होगा। आने वाले समय में आधिकारिक घोषणाएं तय करेंगी कि यह परिकल्पना व्यवहार में किस रूप में उतरती है। दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को समझने के लिए भारत बांग्लादेश चीन त्रिकोण को एक साथ देखना होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और संभावित वैकल्पिक संपर्क व्यवस्थाओं की चर्चा केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा है। चीन ने पिछले एक दशक में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और विशेष रूप से चुंबी घाटी के आसपास सड़क, रेल और एयरफील्ड अवसंरचना को उन्नत किया है। यह विकास आधिकारिक रूप से आर्थिक और प्रशासनिक बताया जाता है, लेकिन किसी भी सीमावर्ती अवसंरचना का सुरक्षा आयाम स्वतः जुड़ जाता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने पूर्वी सेक्टर में अपनी तैनाती, सड़क निर्माण और वायु परिचालन क्षमता बढ़ाई है। डोकलाम 2017 के बाद से यह स्पष्ट हुआ कि भारत अपनी सामरिक चिंताओं को लेकर सक्रिय रुख अपनाने को तैयार है। उस गतिरोध ने यह दिखाया कि भूटान तिब्बत भारत त्रिकोण में छोटी सी भू आकृति भी बड़े सामरिक परिणाम पैदा कर सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की निकटता इस पूरे क्षेत्र को अतिरिक्त संवेदनशील बनाती है। इसलिए यदि भारत और बांग्लादेश मिलकर बहुस्तरीय कनेक्टिविटी और सुरक्षा समन्वय विकसित करते हैं तो यह केवल लॉजिस्टिक सुविधा नहीं बल्कि दीर्घकालिक निवारक रणनीति का हिस्सा होगा। एक बांग्लादेश की स्थिति विशिष्ट है। वह भौगोलिक रूप से भारत से 3 ओर से घिरा है और चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है। उसकी अर्थव्यवस्था निर्यात उन्मुख है, विशेषकर वस्त्र उद्योग पर आधारित। उसे बंदरगाह, ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। चीन ने इस क्षेत्र में निवेश किया है। भारत ने भी रेल, बिजली और सड़क परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। ऐसे में ढाका का दृष्टिकोण बहुध्रुवीय साझेदारी का हो सकता है। यदि वह नई दिल्ली के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह बीजिंग से दूरी बना रहा हो। ऐसे में ढाका का दृष्टिकोण आरोप लगदार इनको 10 कर दिया है। यहां पर 1 साल के बाद देख सकते हैं जो कार में ही बड़ी रैली से इनको 10 कर दिया है। 263 धारा की पाठ हो सकता है। ऐसे में ढाका का दृष्टिकोण से दूरी बना रहा हो जो कार में ही धारकर 10 साल के 12 की बढ़ा रही है, जिसके बाद देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि बढ़ारा के साथ हिया हो सकता है। यही 1 साल की कोई भी 10 साल की 12 साल के बढ़ारा के साथ हिया हो सकता है। आरोप लगदार के साल के साथ धारका से दूरी बना रहा हो जो सार धारका से कोई बढ़ा रहा हो सकता है और दोनों से कार में, बल्कि यह संतुलित विदेश नीति का संकेत हो सकता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने पर केंद्रित हैं। त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेशी बंदरगाहों तक पहुंच, मेघालय के लिए शॉर्ट रूट और असम के लिए जलमार्ग संपर्क, ये सभी प्रयास उत्तर पूर्व को मुख्य आर्थिक प्रवाह से जोड़ने के लिए है। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रभावी सुरक्षा गहराई बढ़ती है और वैकल्पिक मार्ग विकसित होते हैं तो यह नीतिगत लक्ष्य को मजबूत करेगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से 3 प्रमुख प्रभाव संभावित हैं। पहला, निवारक प्रभाव। जब किसी क्षेत्र की सप्लाई लाइन बहुस्तरीय और संरक्षित हो जाती है तो उस पर दबाव बनाने की रणनीति कम प्रभावी होती है। दूसरा, प्रतिक्रिया क्षमता। बहु रूट नेटवर्क संकट की स्थिति में तेज तैनाती की अनुमति देता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक स्थिरता। उत्तर पूर्वी राज्यों में यह संदेश जाता है कि उनका संपर्क सुरक्षित और अस्थायी है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह विकास प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। यदि बांग्लादेश और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होता है तो दक्षिण एशिया में इस्लामाबाद की कूटनीतिक गुंजाइश सीमित हो सकती है। हालांकि यह पूरी तरह ढाका की आंतरिक राजनीति और उसकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह पहल ध्यान आकर्षित करेगी। अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में स्थिरता और खुली कनेक्टिविटी का समर्थन करते रहे हैं। यदि भारत बांग्लादेश सहयोग से क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होती हैं तो इसे व्यापक इंडो पैसिफिक ढांचे में सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। लेकिन अलग-अलग पर के साथ ही साथ 2 दारदिन 19 ईसी आरती 7 तो यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी सामरिक समझौते के लिए कानूनी ढांचा, पारदर्शिता और चरणबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। संयुक्त निगरानी तंत्र, डिजिटल परमिट सिस्टम और सीमा समन्वय प्रोटोकॉल के बिना ऐसी व्यवस्था टिकाऊ नहीं होगी। समग्र तस्वीर यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता ने दशकों तक भारतीय रणनीतिक सोच को प्रभावित किया। यदि अब सहयोग आधारित मॉडल से इसकी प्रभावी सुरक्षा बढ़ती है और वैकल्पिक संपर्क बनते हैं तो दक्षिण एशिया की भू राजनीति में स्थिरता की नई परत जुड़ सकती है।
अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक समझौतों और जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अब केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि सामरिक संरचना का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। अब पूरे परिदृश्य को अंतिम रूप से समझना जरूरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर मानी जाती है, दशकों से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु रहा है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा स्थलीय रूप से इसी गलियारे के माध्यम से मुख्य भारत से जुड़े हैं। इस भूगोल ने हमेशा रणनीतिक योजना को प्रभावित किया है। यदि इस संरचना में सहयोग आधारित सामरिक गहराई और वैकल्पिक संपर्क जुड़ते हैं तो इसका प्रभाव केवल सैन्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर तक पहुंचेगा। दीर्घकालिक प्रभाव का पहला आयाम आर्थिक है। उत्तर पूर्व लंबे समय तक परिवहन लागत, सीमित औद्योगिक निवेश और बाजार तक दूरी की समस्या से जूझता रहा है। यदि बांग्लादेश के माध्यम से शॉर्ट रूट लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित होते हैं तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से माल की आवाजाही तेज और सस्ती हो सकती है। इससे क्षेत्रीय उद्योगों, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, सीमेंट, स्टील वितरण और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विस्तार संभव है। त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों के लिए यह बदलाव निर्णायक हो सकता है। दूसरा आयाम सुरक्षा स्थिरता है। आधुनिक रणनीति में बहु-स्तरीय संपर्क और वैकल्पिक सप्लाई लाइन निवारक शक्ति का हिस्सा होते हैं। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रभावी चौड़ाई सहयोग के माध्यम से बढ़ती है और समानांतर मार्ग उपलब्ध होते हैं तो किसी एक बिंदु पर दबाव डालकर रणनीतिक लाभ लेने की संभावना कम होती है। यह बदलाव सैन्य संतुलन को स्थिर करता है। अब तीसरा आयाम कूटनीतिक संकेत का है। यदि ढाका और नई दिल्ली इस स्तर का समन्वय स्थापित करते हैं तो यह दक्षिण एशिया में सहयोग आधारित सुरक्षा मॉडल का उदाहरण होगा। यह संदेश जाएगा कि क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि समन्वित अवसंरचना और पारस्परिक हितों से निकाला जा सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। किसी भी ट्रांजिट या सामरिक समझौते के लिए विस्तृत कानूनी ढांचा, स्पष्ट नियम, सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल और पारदर्शिता आवश्यक होगी। घरेलू राजनीतिक सहमति भी अनिवार्य है। बांग्लादेश में जनमत और विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत में भी सुरक्षा एजेंसियों और नीति निर्माताओं को तकनीकी, लॉजिस्टिक और वित्तीय पक्षों का मूल्यांकन करना होगा। चीन के संदर्भ में यह विकास क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नई परत जोड़ सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया में प्रतिस्पर्धा और सहयोग समानांतर चलते हैं। किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक स्थिरता बहुपक्षीय संतुलन से आती है। यदि भारत और बांग्लादेश आर्थिक संपर्क, ऊर्जा ग्रिड, डिजिटल नेटवर्क और सीमा समन्वय को व्यापक ढांचे में जोड़ते हैं तो यह संतुलन और मजबूत होगा। उत्तर पूर्व के लिए यह संभावित परिवर्तन केवल भौगोलिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक दूरी को भी कम कर सकता है। जब संपर्क तेज, विश्वसनीय और सुरक्षित होता है तो निवेशक विश्वास बढ़ता है। बुनियादी ढांचे के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र में भी विस्तार संभव है। ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पहाड़ी राज्यों तक आर्थिक गतिविधि का दायरा बढ़ सकता है। समग्र निष्कर्ष यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उससे जुड़े संभावित विस्तार या वैकल्पिक मार्ग दक्षिण एशिया की रणनीतिक संरचना को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। यह बदलाव किसी एक बयान से नहीं, बल्कि चरणबद्ध नीति, तकनीकी क्रियान्वयन और पारस्परिक विश्वास से साकार होगा। यदि प्रस्तावित ढांचा व्यवहार में उतरता है तो उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी बहुआयामी, सुरक्षित और दीर्घकालिक रूप से स्थिर हो सकती है। आने वाले महीनों में आधिकारिक घोषणाएं, समझौते और जमीनी परियोजनाएं तय करेंगी कि यह रणनीतिक रूपांतरण किस गति से आगे बढ़ता है। फिलहाल संकेत स्पष्ट हैं। दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी अब केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन का केंद्रीय स्तंभ बन चुकी है। अगर आपको यह विश्लेषण स्पष्ट और तथ्य आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि रणनीतिक मुद्दों की सही और सटीक जानकारी व्यापक दर्शकों तक पहुंचे।